तो मतलब ऐसे आजकल अपन देखते हैं कि हाँ। ट्रॉमा वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी तीनों वैसे हाँ, कॉमन है। तो मतलब व्हाट इज ट्रॉमा एक्चुअली? पर इसी ट्रॉमा की कैटेगरीज होती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपके बचपन में हुए हों, जो अब आपको इम्पैक्ट कर रहे हो, या फिजिकली इम्पैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर रहे हो, वो एक तरह का ट्रॉमा होता है। कुछ ऐसा होता है कि जो पेरेंटल ट्रॉमा होता है, कि आपके पेरेंट्स उनकी लाइफ में कुछ झेल रहे थे, वो आप देख के आप ट्रिगर होते हो, आप आपकी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते हो। कुछ रिलेशनशिप ट्रॉमास होते हैं कि आपका एक पार्टनर था जिसने आपको इस तरह से डंप किया कि आप पूरा टूट गए, फिर आपको रिलेशनशिप से भरोसा नहीं है। ये ना बेसिक मैं बहुत ओवरव्यू में बता रही हूँ। ये ट्रॉमास होते हैं। मैं बोल रही हूँ सारे इमोशंस, हैप्पीनेस, सैड, एंगर, जेलेसी, सारे नेगेटिव भी, सारे पॉजिटिव भी। क्योंकि अल्टीमेटली हम जितना पहले नेगेटिव इमोशंस को निकालते हैं ना, हम आ जाते पॉजिटिव अपनी लाइफस्टाइल में। हमारे सारे पॉजिटिव इमोशंस की तरफ ही ध्यान जाता है। क्योंकि फिर ऐसा होता है, इसी को इमोशनल और मेंटल ग्रोथ बोलते हैं, कि हम पहले जिन चीज़ों पे गुस्सा होते हैं, बाद में उन्हें एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और बाद में उनके सोल्यूशंस ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये कि हमें अपने सारे इमोशंस को दिखाना चालू करना है। जो मेरा नेक्स्ट सेशन है Q&A का, वो थोड़ा सा स्लो है क्योंकि जो मेरी जपनीत है वो इतनी पिच में बोलती है, पर उसकी प्रॉब्लम्स और उसके क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं। तो ये वाला सेशन थोड़ा सा डीप रहेगा, तो वो होपफुली पसंद आएगा। हम तो कोशिश है करके देखने की क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। एक थोड़ी सी एक और कोशिश के अंदर एक ही कोशिश है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो यस यस जैप्स डिपेंडेड। हाँ, देखा, मैंने बोला था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा इससे? रिकॉर्ड चालू है ना? हाँ मैडम, चालू है, बताइए। हाँ, तो मतलब ऐसे आजकल अपन देखते हैं कि हाँ, ट्रॉमा वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी तीनों वैसे। हाँ, तो मतलब व्हाट इज ट्रॉमा एक्चुअली? तो मतलब एवरीवन हैज ट्रॉमा, पर व्हाट इज एक्चुअली ट्रॉमा? मतलब कि व्हाट एक्चुअली नीड्स हीलिंग? व्हाट हैज हैपेंड लाइक पोस्ट कोरोना, हमें ना जो भी हम 2 साल घर में रहे, ये जो हमारी जो हमें जिस एनवायरनमेंट में रहना पड़ा, नॉर्मली क्या होता था ना बिफोर कोरोना, कि हमारी एक लाइफस्टाइल होती थी, एक शेड्यूल होता था, एंड हमारे पास कभी टाइम नहीं होता था ये सोचने का कि हमारी लाइफ में क्या हुआ है। अब सडनली 2 साल हमें एकदम लाइफ में ब्रेक लगा, हर इंसान सोचने लगा, और उसी टाइम पे एक बहुत बहुत फैंसी हो गया जिसका नाम है डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स। ये बहुत कॉमन हो गया। अब वो जब कॉमन हुआ तो उसके बाद अब मुझे तो कुछ नया वर्ड चाहिए था बोलने के लिए, तो हमने नया वर्ड सडनली एक और सुनाई दिया, ट्रॉमा। अब बात ये है कि देयर आर प्रॉब्लम्स इन एवरीबॉडीज लाइफ, पर वो हर किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम हो ट्रॉमा जरूरी नहीं है। सो टेक्निकली ट्रॉमा इज दैट थिंग जिस जो जो आपकी लाइफ में अगर बीतता है ना, उसके बाद आप जीना मरना भूल जाओ। लाइक यू डोंट नो हाउ योर ब्रेन इज फंक्शनिंग, सडनली आपकी लाइफ सब कुछ रुक जाती है। सो उस डीप कॉन्टेक्स्ट में जाके हम ट्रॉमा की बात करते हैं। पर इसी ट्रॉमा की कैटेगरीज होती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपके बचपन में हुए हो, जो अब आपको इम्पैक्ट कर रहे हो, या फिजिकली इम्पैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर रहे हो, वो एक तरह का ट्रॉमा होता है। कुछ ऐसा होता है कि जो पेरेंटल ट्रॉमा होता है, कि आपके पेरेंट्स उनकी लाइफ में कुछ झेल रहे थे, वो आप देख के आप ट्रिगर होते हो, आप आपकी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते हो। कुछ रिलेशनशिप ट्रॉमास होते हैं कि आपका एक पार्टनर था जिसने आपको इस तरह से डंप किया कि आप पूरा टूट गए, फिर आपको रिलेशनशिप से भरोसा नहीं है। ये ना बेसिस मैं बहुत ओवरव्यू में बता रही हूँ। ये ट्रॉमास होते हैं और इन्हीं की हीलिंग होती है। और ऐसे नहीं कि ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाते हो, आप आते हो इफ़ यू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट, कि हाँ आपके साथ कुछ हुआ है। पर फैंसी वर्ड है ये, और आजकल हर बंदा थोड़ा सा अपसेट होता है तो वो बोल देगा कि मुझे, मैं तो बड़ा डिप्रेस्ड। और डिप्रेस्ड इज नॉट लाइक सो कॉमन, या ट्रॉमा इज नॉट सो कॉमन। बहुत बड़ी बड़ी चीज़। एंड अगेन टेलिंग यू कि इंडियन कल्चर में ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आज ईजाद हुई है, ये शुरू से है। इसलिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में हो जाता था, ताकि यू कनेक्ट विथ योर ब्रेन, यू कनेक्ट विथ योर इमोशनल सेंसेस। और जो आपका बोलते नहीं कि चक्र हीलिंग हो, कि आपके सारी चक्रास अलाइंड हो, वो रीज़न भी यही था, क्योंकि ट्रॉमा सबसे पहले आपके चक्रास को डिसबैलेंस कर। तो हमने क्या करा, हमने वो फैंसी फैंसी ले लिया, उससे सोल्यूशंस पे नहीं गए और ना उसको सही करने की कोशिश करी। तो दिस इज इन ओवरव्यू विद द ट्रॉमा। हालांकि इसका डिटेल तो हम पॉडकास्ट में बनाएंगे यू नो, हमारा टॉपिक है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, वी आई वांट टू काउंसल पीपल ऑन दैट। सो यस, सो दिस इज एन ओवरव्यू ओवर ट्रॉमा। अच्छा,
तो इज इट समथिंग कि जैसे पहले इंडियन सोसाइटी में कि 2025 तक बच्चों की शादी हो सकती है और शादी तक पेरेंट्स की नजर में रहते थे बच्चे। अगर लड़का है तो 25 के बाद द गाय बिकम्स इंडिपेंडेंट और सेम इज विद द गर्ल। इंडिपेंडेंट तो नहीं खैर, मतलब घर छोड़ के चले जाते हैं। पर आजकल हमारे साथ ऐसा होता है कि 10th के बाद ही पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को दूसरी सिटी में शिफ्ट करना, या 12th के बाद बच्चों यूजुअली कॉलेजेस बाहर ही चूज। तो इज इट समथिंग कि वहाँ का एक्सपोजर उनको ऐसा मिलता है या वो कनेक्ट दूसरे लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है आउटर सर्कल से? और एक्चुअली इसको हम लोग अगर ईयर की जगह ये सोचे, हम जनरेशन टू जनरेशन बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि हमने ना मिलेनियम और जेनजी में डिवाइड तो करा, पर उसी में एक और डिवीजन है। जो 90s के बच्चे हैं और जो अप 2000 के, सॉरी, जो 90s के पेरेंट्स हैं और 2000 के पेरेंट्स हैं, वो लोग बहुत लाइक, क्या हुआ ना, जो 90s तक के थे या उनके पहले की जनरेशन थी, उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और उन बच्चों के ऊपर मेंटली इतना इम्पैक्ट रहा है उस चीज़ का कि उनका लाइफ का एक गोल था कि उनके बच्चे को वो सारी खुशी है जो उन्हें नहीं मिली है। और खुशी उन्हें भी मिली है, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं मिली है, बट एक माहौल बहुत अलग था, एक स्ट्रिक्टनेस थी। द थिंग दैट यू सेड कि हाँ, लड़कियों को इजाज़त नहीं थी, पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं थी, 18-19 साल में शादी हो जाती थी। फिर वो बच्ची को जब रियलाइज़ होता था कि भाई 30 साल तक भी शादी कर सकते हैं, तब तक वो अपनी लाइफ में इतना कुछ देख चुकी होती थी कि उसे समझ ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आता था कि क्या हुआ है। एंड देन फिर वो मेंटल अब्यूज चालू होता था और मेंटल अब्यूज के कारण वही सेम चीज़ उसके बच्चों पे पास ऑन होती थी। एक तो हम ही समझते नहीं है कि डिप्रेशन या एंजाइटी कैन बी जेनेटिकल। और आज बोलते हैं ना कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हो तो उसके आसपास पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, घर का एनवायरनमेंट स्मूथ होना चाहिए। उसका रीज़न भी यही है कि वो जेनेटिकली पास ना हो। अब जो हमारी जनरेशन है, लाइक इन 90s, हमारी जनरेशन टू जनरेशन में ये चीज़ें पास हुई है, पर ये एक ब्रेक पॉइंट आया था जहाँ पे इस जनरेशन ने डिसाइड करा कि दे विल बी फ्रेंड्स विद दैट चाइल्ड, और ये एक्चुअली शिफ्ट हुआ है। तो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता रहे, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ना मोस्टली 2000 के बाद कम हुआ जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके साथ जेन्युइन फ्रेंडशिप वाले जोन में। इसके पहले माँ बाप वर टिपिकल माँ बाप, ये नहीं करना, ऐसे क्यों बैठे हो, पाँव फोल्ड करके बैठो, लड़का है तो ज्यादा पढ़ेगा, ये करेगा, ये सारी चीजें थी और वो सबकॉन्शियसली हमें फीड इन हुआ। उसके अलावा ये तो हुआ है जो बच्चों के ऊपर हमने डायरेक्टली देखा। दूसरी चीज ये थी कि पहले डोमेस्टिक वायलेंस बहुत था और हमें नहीं पता था कि डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह से बच्चे की मेंटालिटी को हिट करता है। वो पता है कैसे हिट करता है? लड़की है ना तो लड़की कभी शादी करना नहीं चाहेगी बड़े हो, और लड़का है ना तो सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे यही करना है। और जब वो करता है तो वो उसकी वाइफ उससे दूर हो जाएगी, उसका बच्चा उससे दूर हो जाएगा। तो ये चीजें ना देखी जाती है। तो आपको अपना अग्रेशन निकालने का सिर्फ एक ही तरीका पता है, बोला मारना। और लड़की को पता है कि हाँ, मार खाई भी तो इट इज ओके। तो ये ना, मैं बहुत पॉइंट्स पॉइंट्स बता रही हूँ, मतलब बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकता है इसमें। पर रीजन ये कि ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसे होते हैं क्योंकि उसके पहले बच्चों ने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस। आज अगर मैं किसी छोटे बच्चे से पूछूं ना कि तुमने देखा है, तो बोलेगा नहीं, ये तो होता ही नहीं है। ये चीजें चेंज हुई है, बट वो जो जेनेटिकली पास हो वो तो हुआ है ना। और वो बच्चे, वो जनरेशन आज भी वो चीज फील करती है somehow. And then healing and counseling is a very taboo word still in our society. Like therapy is a taboo word. तो लोग एक तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर पीपल आर नॉट ओपन कोई ये डिस्कस करने के मेरे पेरेंट्स ये डोमेस्टिक वायलेंस मैंने देखा है, या मेरे पेरेंट्स इस पिच पे झगड़ा करते थे। ये सब चीज़ें लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उसके सॉल्यूशंस नहीं होते और वो उनका लॉन्ग रन इम्पैक्ट करता है अपनी आगे लाइफ में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 5 साल की हूँ और मेरे साथ कोई चीज़ हुई है, वो मुझे इम्पैक्ट उस 5 साल में अगर नहीं करी तो मुझे आगे के 50 साल में ना करे। आपकी बॉडी नॉर्मली ट्रॉमा स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए हमें कॉन्स्टेंटली एक ही कोशिश करनी कि हमारे सारे चक्रास अलाइन हो, या फिर इमोशंस फील करने की कोशिश। मुझे हेट्रेड हो रही है, मैं वो फील करूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, वो मैं फील करूँ, एक्सेप्ट करूँ। मुझे रोना है, मैं रो, एक्सेप्ट करूँ कि मुझे रोना है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आई वांट टू क्राई, आई वांट टू बी एंग्री। हम हमारे सारे इमोशंस को समझना चाहते यही हैं। शायद ऐसा होता है अपनी सोसाइटी में कि लोग सप्रेस करना सीखते हैं, Exactly. स्ट्रॉन्ग बाइल सप्रेस कर। जैसे देखा होगा ना कि कोई किसी से गुस्सा होता है हाँ। तो चुप हो जाता है, मेरे को बात नहीं, अरे क्यों नहीं करनी, गुस्सा है ना, बोलना क्यों नहीं करनी। एंड द पर्सन हु ट्राइज टू आस्क कि भाई तू गुस्सा क्यों है, तुझे बात क्यों नहीं करनी, या तू बात कर,
वो बंदा भी इरिटेटेड होता है बिकॉज somehow you also don't know where are you angry, right? एंड जब आपको पता है तो सामने वाले इंसान को उस चीज स्टूपिड लगती है, बट दैट इज द ओनली एंड इजीएस्ट वे टू हैव अ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। और वो जब हम जितना करेंगे ना, मैं बोल रही हूँ सारे इमोशंस, हैप्पीनेस, सैड, एंगर, जेलेसी, सारे नेगेटिव भी सारे पॉजिटिव भी, क्योंकि अल्टीमेटली हम जितना पहले नेगेटिव इमोशंस को निकालते हैं ना, हम आ जाते पॉजिटिव अपनी लाइफस्टाइल में, हमारे सारे पॉजिटिव इमोशंस की तरफ ही ध्यान जाते हैं। क्योंकि फिर ऐसा होता है, इसी को इमोशनल और मेंटल ग्रोथ बोलते हैं, कि हम पहले जिन चीज़ों पे गुस्सा होते हैं बाद में उन्हें एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और बाद में उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये कि हमें अपने सारे इमोशंस को दिखाना चालू करना, तुम्हारे ट्रॉमास निकल जाएंगे। हाँ, यस यस, बताओ। मेरे पहले वाले क्वेश्चन में पार्ट छूट गया, मतलब वो ऐसा होता है ना कि ट्रैक पकड़ते पकड़ते अलग ही ट्रेन पे चले जाते हैं। तो वो ये था कि अगर मतलब जैसे आपने बोला कि 2020 के बाद के जो पेरेंट्स है वो दे आर अ बिट कूलर, या हम लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा जल्दी, जैसे 16 के बाद से मान लो, मतलब चिल्ड्रन गेट एक्सपोजर। तो डू यू थिंक कि जो पेरेंटल या जनरेशनल ट्रॉमा चलता है जो बच्चों पे आते हैं, तो बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा मिलना है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जनरेशन इस चीज़ को ब्रेक कर सकती है? देख, प्रॉब्लम क्या है ना कि ब्रेक कर सकती है, बट आई एम नॉट श्योर कि हर मतलब हर बच्चा उससे फ्री रहे। बिकॉज क्या होता है, अगर हम मेजर पार्ट्स में देखें तो मेरा स्टेटमेंट देना भी वो थोड़ा सा बायस हो जाएगा, बिकॉज आई एम अराउंड दोज पीपल जिनके पेरेंट्स आर सपोर्टिव somehow। तो मुझे पता है कि हाँ, वो वाला प्रॉब्लम ब्रेक हो सकता है। अब देख, अगर हम कंपैरिजन करें, you started working for your passion at the age of 15-16, right? But I started working for my passion at the age of 25. That is a 10-year difference. Because I had no option. मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती अगर मैं 15-16 साल की उम्र में ये चीज़ कर रही होती। तो एक तरह से लेवरेज मिला है, जनरेशन ये ब्रेक कर सकती है। और दूसरा बात ये कि जनरेशन थोड़ा सा एक्सेप्ट करती है चीज़ें। दे एक्चुअली से कि यार ये प्रॉब्लम हुई है, आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस, और मैं इस चीज़ पर डिप्रेस्ड हूँ। They actually accept it. They actually go for therapies. They actually go for counseling. तो लोगों के लिए वो टैबू नहीं है, तो जितना एक्सेप्टेंस है ना उतना सोल्यूशन। एंड इवन आई अग्री कि उतने नेगेटिविटी भी है, क्योंकि हम जितना इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात करते हैं, तो जिन्हें इन बातों को लेकर सिंपैथी चाहिए वो सिंपैथी लेते हैं। बट आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर दोज पीपल और दो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हु एक्चुअली डील्स विद दीज थिंग्स और जस्ट जो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। सो इट इज पॉसिबल कि चेन ब्रेक हो जाए। तो यू बीइंग अ काउंसलर, या मतलब जैसे यू हैव 10 to 20 पीपल जिन्होंने ये किया, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि मतलब ऐसे लोग भी आते होंगे तो सिंपैथी के लाते हैं? हाँ, देख, एक तो ना सबसे पहले वाइब बहुत मैटर करती है, एंड देन यू नो सर्टन लोगों का बिहेवियर, सर्टन साइकिल्स। एक तो जो ऐसे लोग होते हैं जो सिंपैथी के करते हैं, उनका साइकिल और उनका आंसर इज सेम। एंड जो एक्चुअली होते हैं ना जिनके साथ प्रॉब्लम्स, उनके फिजिकल बॉडी लैंग्वेज, उनका तरीका बात करने का, उनका एनवायरनमेंट, उनका ऑरा, उनका बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज में समझ में आ जाता है कि यार ये बंदे को एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है। एंड इवन अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है ना, तो अगर 10 लोग भी खड़े रहते हैं, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई देम कि इसके साथ कुछ हुआ है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। दैट इज इन हिडन थिंग, या एक्सपीरियंस से आ जाती है। तो इसलिए मुझे पता है इवन और अगर एक बात सच बोल तो अगर कोई मेरे पास सिंपैथी के नाम पे भी आता है ना, तो भी मैं उसकी हेल्प करती हूँ, बिकॉज देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट यार। कहीं भी देखो, आपको फिजिकल पेन है, आप इजीली किसी को दिखा के बोल सकते हो कि मुझे चोट लगी, मरहम लगा दो। पर किसी का दिल या मेंटल जो पेन है वो वैसे भी दिखता नहीं है, टैंजिबल नहीं है ना, तो मैं कैसे बताऊँ? मैं सिर्फ अपनी बातों से उसको हील कर सकती हूँ। तो मुझे पता होता है नॉर्मली, और पता ही है, मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। सिंपैथी वाला जो नीड है, इज दैट आल्सो रिलेटेड टू सम पास्ट एक्सपीरियंस? यस, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं प्यार और कंपैशन नहीं मिला उसकी लाइफ में, तो कोशिश करते कि अरे इससे मिल सकता है ना, मैं इसको कैश कर लूँ। तो पर वो मेरे लिए भी कभी कभी हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, बट देन डू आई डू इट यार? मतलब ठीक है, इफ आई हैव टाइम आई कैन हेल्प समबडी, व्हाई नॉट? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? कुछ तो अच्छा होगा सोसाइटी में, बाकी ऊपर वाला जो एक ही ना सबको अपना आंसर ऊपर वाला दे देता है। तो मतलब आज का पूरे लेसन का कि जो भी बंदे होते हैं नॉर्मल, तो दे आर अ मिक्सचर ऑफ देयर पास्ट, पास्ट एज वेल एज जीन्स एज वेल एज एनवायरनमेंट। हम लोग क्या करते हैं, हम ना किसी नार्सिसिस्ट पे बहुत सारी थ्योरी निकली थी कि सबने बोला कि वो बंदा, कोई भी बंदा नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज उसके एक्सपीरियंसेस बहुत खराब हुए होते हैं। बट एक्चुअली वो भी बंदा, मतलब
दैट इज वन कैटेगरी ऑफ द ट्रॉमाटाइज पीपल जो कभी क्योर नहीं हो पाती, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फोर्सेस सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं. एंड सेम इज विद दीज ट्रॉमाटाइज पीपल ऑल्सो. लेट्स, मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास रहे हैं, बट आई हैव डेल्ट विद इट. हुआ है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आपको नहीं समझ में आता है. बिकॉज मैं अगर कभी बहुत ज़्यादा ऐसे कवर्ड और प्यार भरे या पैशनेट पैम्पर्ड वे में जी लूँ लाइफ और सडनली मेरी लाइफ में कुछ होगा तो वो भी ट्रॉमा है. देन यू स्टार्ट लर्निंग थ्रू इट. तो नॉर्मली कोई भी बंदा जो आज है ना, हम्बल हो या एरोगेंट हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से है. पर उस पास्ट एक्सपीरियंसेस के अलावा भी दो चीज़ें बहुत मैटर करती है, योर जीन्स एज वेल एज योर एक्सटर्नल फैक्टर विच इज़ योर एनवायरनमेंट यू आर इन. क्या होता है ना, ये नहीं देखा कि घर पे किसी का झगड़ा हुआ है और फिर वो आएगा तो चिढ़ता हुआ आता है. झगड़ा उसका नहीं हुआ है. इवन अगर सड़क पे कोई बंदा चलते हुए आ रहा है, उसका बड़ा अच्छा मूड है, पर उसने सड़क पे 2 लोग को एक दूसरे को मारते हुए देखा है, 10 मिनट के लिए बंदे का मूड खराब हो जाएगा. तो ये सोचो, हम किसी अनजान का बिहेवियर हम पे कितना इम्पैक्ट डालते हैं, तो हम जिनको जानते हैं वो तो कितना इम्पैक्ट करते हैं. तो आवर ब्रेन इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स ऐसे ही काम करते हैं. तो हम जब भी हीलिंग की बात करते हैं ना, तो हमें पहले अपने एक्सटर्नल फैक्टर, हम चीज़ को तो सुधार नहीं सकते, पर एक्सटर्नल फैक्टर को शांत और अच्छा रखने की कोशिश कर सकते हैं. पर अगर वो भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर हमें थोड़ा सा खुद पे ऐसे काम करना है, खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो फैक्टर हम पे हावी ना हो, तभी हमारी लाइफ में काम कर पाएंगे यार. वरना हर रोज हर घंटे कुछ नया होता है, तो लाइफ का फिर हमारा जो पैशन था या जो अल्टीमेट गोल था वो हम भूल जाएंगे. तो इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाना मेंटली. राइट. सो यस, इंटरेस्टिंग. होपफुली ऑडियंस को बोलना लगाओ. सो यस, ये था सेशन जपनीत के साथ. और हम नेक्स्ट सेक्शन में दूसरी प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं. ये बारी पेस्टी जपनीत की. थैंक यू. रोलिंग. हाँ, चलो रोलिंग है. शक्ल तो दो पानी की बोतल लिया बेटा. ये दे. खाली. रुक जा. कि मेरे पहले वाले क्वेश्चन में पार्ट छूट गया. रुक जा वापस से. यस, रोलिंग है.